हाय फ्रेंड्स, बीआरबीएल का यूनिट 3 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस। बैंकिंग बिजनेस यानी बैंक को जो रेगुलेट किया जाता है उस एक्ट के बारे में हम बात करेंगे। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपका जो 1949 है, उस एक्ट में कौन कौन सी चीजें बैंकों के लिए बोली गई है, वो सारा डिस्कशन इस वाले चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे फ्रेंड्स। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्रोवाइड फॉर रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस एक्टिविटी ऑफ बैंकिंग। तो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपका 1949 है, उसका यही पर्पस है कि बैंकों को किस तरह से रेगुलेट किया जाए, मतलब उनको गाइडलाइंस दी जाए, डायरेक्शंस के द्वारा जो है बताया जाए कि किस तरह से काम करना है। द एक्ट एम्पावर रिजर्व बैंक टू इशू डायरेक्शन। तो इसी एक्ट में आरबीआई को पावर दी गई है। किस एक्ट में फ्रेंड्स? आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में जो है आरबीआई को पावर दी गई है कि वो जो है डायरेक्शंस जारी करे, बैंकों को डायरेक्शंस दे फॉर रेगुलेटिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन एंड एडवांस एंड अदर मैटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। यानी बैंकों का जो मेन एक्टिविटी है वो है लोन देना और डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। तो इसमें क्या टर्म्स कंडीशंस होनी चाहिए, उन सबको लेके डायरेक्शंस देने का काम करता है। कॉन्फ्रेंस आपका आरबीआई ऐसा करता है। ये पावर आरबीआई को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में दी गई है। पावर टू इशू डायरेक्शंस, तो किस तरह से ये जो भी चीज़ इसमें बताइए वो सारा हम चैप्टर में पढ़ने वाला है। जैसे सीआरआर बैंकों को मेंटेन करना होता है, ठीक है, वो सब भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ही बताया गया। पावर्स टू इशू डायरेक्शंस, तो क्या क्या पावर आरबीआई को दी गई है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये जो एक्ट है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इसमें आरबीआई को पावर दी गई है कि वो बैंकों को डायरेक्शंस इशू करे, ठीक है। तो सेक्शन 21 एंड 35A जो है इस एक्ट का, कौन सा एक्ट फ्रेंड? वही जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, उसी का पूरे चैप्टर में हम ज्यादातर डिस्कशन करेंगे। ये जो एक्ट है इसमें आरबीआई को पावर दी गई कि बैंकों को डायरेक्शंस दे। कौन कौन सी डायरेक्शंस? जो डायरेक्शंस होगा वो बैंकों को लेके होगा कि किस तरह से उनको एडवांस देना है। जो सेक्शन 21 है उसमें आरबीआई को पावर दी गई कि वो बैंकों को डायरेक्शंस जारी करे कि किस तरह से बैंकों को एडवांस माने लोन किस तरह से देना है। तो उसकी बात सेक्शन 21 में की गई है। और सेक्शन 35A जो है इस एक्ट का, उसमें भी आरबीआई को पावर दी गई कि वो बैंकों को डायरेक्शन दे कि किस तरह से काम करना है। आरबीआई क्या करता है? टाइम टू टाइम डायरेक्शंस देता है। सेक्शन 21 या 35A के तहत टाइम टू टाइम डायरेक्शंस देता है, जिससे इंटरेस्ट रेट, बाकी टर्म्स कंडीशन लोन की, उन सबको आरबीआई जो है रेगुलेट करता है, ठीक है। आरबीआई का मेन फंक्शन यही है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आरबीआई को जो पावर दी गई है, जो पावर दी गई है आरबीआई को फ्रेंड्स, क्या पावर है? कि बैंकों को डायरेक्शन देना, किस तरह से टर्म्स कंडीशन रखनी लोन की, किस तरह से इंटरेस्ट, तो उन सबको लेके डायरेक्शन देने का काम करता है। कौन? आपका आरबीआई करता है। यहाँ तक कि इस एक्ट में, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होता रहता है ताकि बेटर वे में कंट्रोल किया जाए, बेटर वे में रेगुलेट किया जाए बैंकों को। 2017 में भी ये जो एक्ट है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इसको 2017 में भी अमेंड किया था। कैसे अमेंड किया था? दो नए कॉलम को ऐड किया था, दो नए सेक्शंस, सेक्शन 35AA, 35AB। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी सेक्शंस आपको यहाँ पे मैं रीड कर रही हूँ, आपको याद नहीं करना। सेक्शन को लेके कभी भी क्वेश्चन नहीं आता। ये तो मेरे सामने लिखा हुआ है तो मैं एज इट इज रीड कर रही हूँ, पर आपके लिए एग्जाम में याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और ना ही इन सेक्शन में से कभी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है तो इसलिए मैं रीड कर रही हूँ। अदरवाइज आप सेक्शंस मत याद कीजिए। क्या क्या आरबीआई कर सकता है, एक या दो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे सेक्शन 21, इसको आप याद कर सकते हैं, जिसके तहत आरबीआई बैंकों को डायरेक्शन देता है लोन के रिगार्डिंग, ठीक है। छोटे छोटे जो बाकी के सेक्शन आ रहे हैं ये सब आप याद मत कीजिएगा। 35A एंड ए बी, दो नए सेक्शंस को ऐड किया गया, जिससे आरबीआई जो है बैंकों को इंटरवेन कर सकता है, जो बैंकों के बैड लोन है उनको सेटल करने के लिए, ठीक है। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से इस एक्ट में अमेंडमेंट किया जाता है, उस हिसाब से आरबीआई को पावर दी जाती है। नेचर ऑफ डायरेक्शंस, किस टाइप की डायरेक्शंस होती है? तो जो भी डायरेक्शंस आरबीआई बैंकों को देता है, जैसे सेक्शन 21 हो गया, 35A हो गया, उसके तहत जो भी डायरेक्शंस आरबीआई देगा तो बैंकों को बाइंड, मतलब बैंकों को वो मानना ही पड़ता है, ठीक है। तो बैंक ऐसा नहीं बोल सकते कि हम इस तरह से काम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जो भी पावर आरबीआई को दी गई है और जो भी डायरेक्शंस आरबीआई अपनी पावर के अंतर्गत बैंकों को देता है तो बैंकों को मानना पड़ता है। यहाँ पे इन्होंने केस बता रखा है, ज्यादा आपको केस भी नहीं याद रखना कि कौन सा केस हुआ था। इसमें कुछ ऐसा था कि आरबीआई ने कोई डायरेक्शंस दी थी, ठीक है, विलफुल डिफॉल्टर को लेके केस हुआ था। विलफुल डिफॉल्टर को लेकर आरबीआई ने कुछ डायरेक्शंस दी थी, एक मास्टर सर्कुलर जारी किया था, ठीक है। फिर उसके खिलाफ जो है गुजरात हाई कोर्ट में केस चला गया था। फिर वहां पे बोला था कि बैंक ने किसी प्रॉपर, किसी कौन सा संविधान है या किस एक्ट के तहत ये डायरेक्शन, ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं है, तो ये सही नहीं है। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबका डिसीजन यही आया था कि आरबीआई ने जो भी किया वो बैंकों के हितों के लिए किया, और ये जो आरबीआई ने जो डायरेक्शंस दी है विलफुल डिफॉल्टर को लेके बैंक्स को दी है, तो आरबीआई के पास पावर है कि वो बैंक्स को कोई डायरेक्शन देता है। तो ये जो केस हो गया था, इसका बस ये शॉर्ट समरी इतना ही है कि आरबीआई ने विलफुल डिफॉल्टर को लेके
एक केस मतलब आरबीआई के खिलाफ जो डायरेक्शंस दी थी आरबीआई ने विलफुल डिफॉल्टर को लेके एक मास्टर सर्कुलर जारी किया था, उसके खिलाफ जो केस है हाई कोर्ट में चला गया था। फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबका यही फैसला आया था कि जो आरबीआई का डायरेक्शन है वो सही है, वो पब्लिक के हितों के लिए, ठीक है। तो इस तरीके का कोई केस यहाँ पे हो गया था। एक और बात, कॉशन एंड एडवाइस। तो जो सेक्शन 36 है ना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो उस एक्ट के तहत आरबीआई को पावर दी गई है कि वो बैंकों को क्या कर सकता है, डायरेक्शन तो दे सकता है। इन एडिशन टू गिविंग डायरेक्शन, डायरेक्शन देने के साथ साथ आरबीआई बैंकों को प्रोहिबिट यानी मना कर सकता है किस किस एक्टिविटी में नहीं डील करना। कुछ ट्रांजेक्शन के लिए अगर आरबीआई मना कर रहा है या कुछ एक्टिविटी के लिए मना कर रहा है तो बैंकों को वो भी मानना पड़ेगा, ठीक है। सो 35 सेक्शन में आरबीआई लोन के रिगार्डिंग, बाकी चीजों के रिगार्डिंग डायरेक्शन दे रहा है। 36 में आरबीआई को ये पावर दिया गया कि आरबीआई बैंकों को मना कर सकते हैं कि आप ये वाली चीजों की ट्रांजेक्शन मत कीजिए, इस ट्रांजेक्शन को मत कीजिए या इस टाइप की ट्रांजेक्शन मत कीजिए, तो उस चीज के लिए आरबीआई बैंकों को रोक सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। सो सेक्शन 5B, ये वाला सेक्शन भी आप याद कीजिएगा फ्रेंड्स। सेक्शन 5B में बैंकिंग को डिफाइन किया गया। सेक्शन 5B में क्या डिफाइन किया गया, इसमें बोला गया कि बैंक क्या कर सकता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट, यानी बैंक जनता से पैसे ले सकते हैं उस और फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये है बैंकिंग की डेफिनेशन एज पर सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि 5B जो सेक्शन है उसमें क्या डिफाइन किया गया बैंकिंग को, एक्सेप्टेंस डिपॉजिट फॉर पर्पस ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये जो है डिफाइन किया गया। सो डिपॉजिट कौन कौन से टाइप के डिपॉजिट हो सकते हैं, ठीक है। दोनों ही टाइप के हो सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, जब भी कस्टमर डिमांड करेगा बैंक को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सेविंग बैंक हो गया या करंट अकाउंट, तो जब चाहे कस्टमर विड्रॉ कर सकता है। टाइम डिपॉजिट जैसे आपकी एफडी होगी, आरडी होगी, जिसका एक स्पेसिफिक टेन्योर होगा, एक टाइम पीरियड होगा, उसके बाद ही आप उसको क्लोज कर सकते हैं। अगर उसे आप पहले क्लोज करोगे तो जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कुछ इंटरेस्ट रेट का पेनल्टी आपको बैंक चार्ज करता है, ठीक है। तो टाइम और डिमांड दोनों टाइप के डिपॉजिट हो सकते हैं, तो बैंक दोनों ही टाइप के डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। सो जो बैंकों का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, जो बैंकिंग की डेफिनेशन है सेक्शन 5B, वहां पे बोला है कि बैंक क्या कर सकता है, जनता से पैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। डिपॉजिट जो है बैंक एक्सेप्ट कर सकता है, किसी भी टाइप का डिपॉजिट हो सकता है, चाहे टाइम डिपॉजिट हो या फिर डिमांड डिपॉजिट हो। एक और बात यहाँ पे नीचे वाले पैराग्राफ में लिखी हुई फ्रेंड्स, कि जो भी बैंकों के डिपॉजिट होते हैं इसमें सारे टाइप के बैंक हो जाएंगे, इंक्लूडिंग आरआरबी और कॉर्पोरेटिव बैंक। तो जितने भी बैंकों के जो डिपॉजिट होते हैं, चाहे आरआरबी बैंक हो, नॉर्मल बैंक हो, नेशनलाइज बैंक हो या कॉर्पोरेटिव बैंक, तो उनको जो है प्रीव्यू, किसके प्रीव्यू में रखा गया है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, डीआईसीजीसी इसको बोलते हैं, डीआईसीजीसी। तो इसके अंडर रखा गया, जिसके तहत ये जो लिमिट है 2021 में अमेंड की गई है, ये लिमिट अब 5 लाख तक हो गई है। यानी अगर कोई कस्टमर, सॉरी, कोई बैंक के खिलाफ मोरेटोरियम इम्पोज किया जाएगा, यानी मान लीजिए कोई बैंक वाइंड अप हो रहा है, क्लोज होने जा रहा है, तो उस केस में अगर उसके पास पैसे नहीं तो डीआईसीजी से उसको 5 लाख तक का क्लेम देंगे, ठीक है, विद इन 90 डेज। तो जिस दिन बैंकों का मोरेटोरियम इम्पोज किया जाएगा उसके 90 डेज के अंदर अंदर डीआईसीजीसी जो है 5 लाख तक का पैसा जनता को जो है क्लेम देती है, मैक्सिमम 5 लाख है, ठीक है। और मान लीजिए किसी कस्टमर का बैलेंस 1 लाख है तो उसको 1 लाख ही मिलेगा, किसी का 10 लाख है तो उसको 5 लाख तक मिलेगा, मतलब मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक नंबर का आपका पूछ सकते हैं फ्रेंड कि डीआईसी जिससे कितने अमाउंट तक का इंश्योरेंस क्लेम देती है, तो आंसर रहेगा 5 लाख। टाइम को लेके भी आ सकता है, कितने दिन में, 90 डेज। जिस दिन आरबीआई ने मोरेटोरियम के लिए प्रोसीडिंग इम्पोज कर दी तो उसके 90 डेज के अंदर वो पैसा कस्टमर को वापस करेगी। नेक्स्ट हेडिंग है रिटर्न ऑन अनक्लेम डिपॉजिट, ठीक है। अनक्लेम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए आपने कोई खाता खुलवाया, ठीक है, बैलेंस बहुत कम था तो आप बैंक के पास नहीं गए खाता क्लोज करने। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं ना, कोई खाता आप खुलवा लेते हैं स्कूल की तरफ से, कॉलेज, फिर बाद में आपके कुछ बैलेंस भी उसमें होता है, लेकिन आप उसको ये सोच के कि चलो 400-500 का ही बैलेंस है या 200 रुपये इतना छोटा बैलेंस है, तो आप इग्नोर कर देते हैं। ऐसे ही आपके जैसे हजारों लाखों लोग और भी होते हैं फ्रेंड्स। तो उन सबका पैसा, जो थोड़ा बहुत पैसा है, किसी का 100, 200, 500, या कुछ लोग जो बहुत सीनियर सिटीजन है उनके खाते में कुछ पैसे होते हैं, उनके फैमिली मेंबर भी कोई बाहर है, फॉरेन में है, तो सोचते 5,000, 10,000 इतने छोटे अमाउंट के लिए क्या मतलब इंडिया आना फिर उस पैसे को क्लेम करना, तो नहीं करते बहुत से लोग, बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो वो जो अनक्लेम डिपॉजिट होता है फ्रेंड, वो बैंक को, वो ऐसा नहीं कि वो बैंक का हो जाता है, नहीं, वो पैसा बैंक का नहीं होता। तो जो भी अनक्लेम डिपॉजिट होता है वो पैसा बैंकों को, आरबीआई को ट्रांसफर करना रहता है, ठीक है। एक अकाउंट बनाया स्पेशली इस पर्पज के लिए, उस अकाउंट को बोला जाता है डेफ अकाउंट। इसका फुल फॉर्म है डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड अकाउंट। इसमें क्या होता है कि जो भी क्लेम 10 साल से ऊपर, 10 ईयर्स
से ऊपर हो गया और कस्टमर क्लेम करने नहीं आया, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, तो उस तरह के पैसे को बैंकों को ट्रांसफर करना होता है आरबीआई के खाते में, जिसका नाम है डेफ अकाउंट। कितने टाइम में? 10 साल पूरा होने के 3 महीने के अंदर। और बैंकों को हर साल जितने भी डेफ की लिस्ट है रिटर्न भरनी होती है आरबीआई के पास 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर अंदर बैंक आरबीआई को बताएगा कि ये खाते हैं जिसमें पैसा है, 10 साल हो गए क्लेम नहीं हुआ, और 3 महीने के अंदर अंदर बैंक वो पैसा आरबीआई के डेफ में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। तो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 26, उसी के तहत बोला गया है कि जितने भी अनक्लेम डिपॉजिट है उसकी रिटर्न बैंकों को फाइल करनी होती है। कब फाइल करनी होती है फ्रेंड्स? द रिटर्न हैज टू बी फाइल विद इन 30 डेज। तो जो कैलेंडर ईयर, जिस साल का आप डेटा दे रहे हैं, क्योंकि हर साल आपको रिटर्न फाइल करनी होगी ना, तो जिस साल का, जैसे ही साल खत्म होगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिटर्न फाइल करनी होती है आरबीआई की। रिटर्न मतलब वहां पे आप सारे डिटेल्स बताओगे। ठीक है, उसमें क्या क्या डिटेल्स बताओगे कि ये खाते हैं, ये अकाउंट नंबर है, इतना इतना बैलेंस है, तो वो सारे डिटेल आप बताते हैं। और जो भी खाते मतलब कितने टाइम में वो पैसा आपको ट्रांसफर करना होता है? 3 महीने का टाइम होता है। जैसे ही 10 साल एक्सपायर होंगे उसके 3 महीने के अंदर अंदर वो पैसा आपको डेफ अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। सो डेफ अकाउंट में तो पैसा आ गया फ्रेंड्स। मान लीजिए 15 या 20 साल बाद कोई रिश्तेदार आता है, तो क्या उस पैसे को डेफ से वापस लिया जा सकता है? यस। ये टू वे रूट है, ये वन वे रूट नहीं है। यानी कि पैसा डेफ में चला गया तो उसके बावजूद भी फ्रेंड्स क्या हो सकता है कि पैसा वापस आ सकता है। ठीक है, अगर कोई इसका डिजीज, मतलब उनका कोई क्लेम के लिए आया, कोई लीगल हेयर आया, या कस्टमर ही आ गया कि मैं 20 साल से फॉरेन में था, मेरा खाता भी, मेरे को पैसा चाहिए, तो इस तरह से केस होता है, तो वापस बैंक एप्लीकेशन देके आरबीआई को पैसा वापस भी मंगवा लेता है। ठीक है, तो ये ऐसा चलता रहता है। अगर नहीं मंगवाए, बहुत से केस में क्लेम नहीं भी करते हैं, तो उस केस में उस पैसे का क्या किया जाता है? वो पैसा डेफ में होता है और इस पैसे को पब्लिक अवेयरनेस के लिए आरबीआई यूज करती है। ठीक है, आपने देखा होगा आरबीआई कई सारे कैंप चलाती है जनता को जागरूक करने के लिए कि फ्रॉड से कैसे बचा जाए, आपके क्या क्या राइट्स है, तो उसको लेके अवेयरनेस कैंप जो है इसी पैसे से चलाती है कौन? आपका आरबीआई। फिर नीचे लिस्ट बोली है कि 10 साल या उससे टाइम, 10 साल या उससे ज्यादा का जो पैसा है उसमें कौन कौन सा पैसा हो सकता है? सेविंग बैंक का, एफडी का कोई पैसा, आरडी का कोई पैसा, करंट अकाउंट का पैसा, ठीक है, कोई कैश क्रेडिट अकाउंट का कोई पैसा, या कोई और डिपॉजिट, मतलब किसी भी टाइप का पैसा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो चाहे सेविंग हो, करंट हो, आरडी हो, एफडी हो। ठीक है, कोई मार्जिन मनी के लिए पैसा कस्टमर ने डिपॉजिट किया था, या मेल या टेलीग्राफिक ट्रांसफर का कोई पैसा बच गया था, डिमांड ड्राफ्ट का कोई पैसा बच गया, बैंकर्स चेक का कोई पैसा, नेफ्ट आरटीजीएस रिटर्न आ गया उसका कोई पैसा, या फिर फॉरेन से कोई पेमेंट मिली, प्रीपेड कार्ड इशू किया था, उसमें कोई बैलेंस जो कि अनड्रॉन रह गया। प्रीपेड कार्ड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? इसमें क्या होता है कि एक लिमिट होती है, इसको आप लोड कर लेते हैं। कस्टमर ने मान लीजिए 1 लाख तक लोड करवा लिया, उसमें से 50,000 यूज किया बट 50,000 नहीं यूज किया, तो जो 50,000 अनस्पेंड अमाउंट है वो भी पैसा 10 साल बाद डेफ में चला जाता है। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट आपको दी हुई है। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट को लेके भी बताया हुआ है। इंटरेस्ट को लेके इन्होंने ये बताया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इंटरेस्ट याद मत कीजिए। इसमें बोला कि जो 30 जून 2018 तक थे उसको 4% का इंटरेस्ट दिया गया था। फिर 10 मई 21 तक, यानी 18 से 21 तक में 3.5%, और 21 से अभी तक में 3%। तो ये जो इंटरेस्ट है इस पैसे में, सो इन खाते में बैंकों को इंटरेस्ट भी जो है पे करना होता है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि बैंकों ने कितना कितना इंटरेस्ट इस पे पे किया। आप लोगों का जो हमने अभी तक रीड किया फ्रेंड्स, इस अगला क्वेश्चन डेफ में यहाँ से आ सकता है कि कितने टाइम में, 3 महीने के अंदर अंदर वो पैसा जो है डेफ डेफ अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। रिटर्न जो है बैंक को 1 महीने में फाइल करनी होती है। बस आप इतना याद रखिए, इस टॉपिक में से इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे नॉमिनेशन। सो नॉमिनेशन कहाँ पे डिफाइन किया गया? जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके सेक्शन 45 ZA, तो यहाँ पे जो है नॉमिनेशन को डिफाइन किया गया है। इसमें बोला गया कि जो भी अपना खाता खुलवाएगा हर कस्टमर के लिए, हर कस्टमर जो है अपना एक नॉमिनी रख सकता है। ये इसलिए होगा कि पर्सन की डेथ के बाद नॉमिनी को पैसा दिया जाएगा। ठीक है, नॉमिनी वुड बी द पर्सन। नॉमिनी को क्या राइट्स मिलेगा कि जो भी डिपॉजिटर का पैसा है, तो वो सारा जो पैसा है वो नॉमिनी की डेथ के बाद उस पर्सन को यानी नॉमिनी को दिया जाएगा। तो नॉमिनेशन की फैसिलिटी भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 45 ZA में बोली गई है। तो कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि नॉमिनेशन कौन से सेक्शन में, तो 45, तो ये एक और सेक्शन आप याद कर लीजिए फ्रेंड्स। तो जो जरूरी होगा मैं आपको बताऊंगी, अदरवाइज सारे सेक्शन आपको नहीं याद करने हैं। फिर नॉमिनेशन ऐसा नहीं कि आपने एक बार करवाया परमानेंट, जब आप चाहे इसको कैंसिल कर सकते हैं, कुछ अगर वेरिफिकेशन करना चाहे, कुछ बदलाव करना चाहे, आप कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को आपने नॉमिनी बनाया और वो माइनर है, तो उस केस में हमें एक पर्सन अपॉइंट करना होगा जो माइनर के बिहाफ पे उस पैसे को कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सब इसमें बोला गया है। आर्टिकल इन सेफ कस्टडी एंड लॉकर, तो लॉकर कस्टमर लॉकर की सुविधा लेता है या सेफ कस्टडी, तो उसमें जो है नॉमिनी भी जो है बैंक रख सकता है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है
वहां पे बताया गया कि नॉमिनेशन फॉर आर्टिकल इन सेफ कस्टडी और सेफ्टी लॉकर, तो ये 45 जेड सी सेक्शन में बोला और ये 45 जेड ई सेक्शन में बोला गया, ठीक है। तो कोई पर्सन, उसने कोई चीज सेफ कस्टडी में दी और उसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद वो पैसा किसको दिया जाएगा, तो उसके लिए भी जो है नॉमिनी आप रख सकते हैं। तो कस्टमर की डेथ के बाद नॉमिनी को वो पैसा में वो चीज मिलेगी जो बैंक की सेफ कस्टडी में रखवाई थी। या सेफ लॉकर, लॉकर होता है तो जो नॉमिनी है वो लॉकर को ऑपरेट कर सकता है या चाहे तो लॉकर क्लोज करके जा सकता है, ठीक है। यही सब चीजें इसमें बोली गई है। कुछ बातें और इसमें बोली गई है कि देखना पड़ेगा बैंकों को कि किस टाइप की इंस्ट्रक्शन है। मान लीजिए लॉकर का कुछ सेटलमेंट करवाना है तो बैंकों को चेक करना पड़ेगा किस टाइप का, सिंगल है या जॉइंट अकाउंट है, किस टाइप से मोड ऑफ ऑपरेशन है लॉकर का, तो उस हिसाब से बैंक को डिसाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई जॉइंट अकाउंट है और उसमें एक की डेथ हो गई, ए और बी थे, ए ने कोई नॉमिनी रखा था और बी, तो इस केस में क्या होगा, ए की डेथ हो गई तो अगर ये जॉइंटली है तो नॉमिनी मिलके और बी मिलके इस लॉकर को ऑपरेट कर सकता है, ये चाहे तो उसको क्लोज भी कर सकता, तो डिपेंड करेगा किस टाइप से कस्टमर ने किस टाइप की इंस्ट्रक्शन दी, उस हिसाब से बैंक सेटल करेगा। कभी भी बैंक कोई भी केस सेटल करता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किसी की डेथ हो गई तो पहले बैंक वेरीफाई करे कि डेथ हुआ नहीं हुआ, डेथ सर्टिफिकेट से वेरीफाई करे। फिर जो कस्टमर बोल रहा है कि मैं नॉमिनी हूँ तो उसको भी वेरीफाई करे, उसका आधार कार्ड, उससे उसकी आइडेंटिटी पता लगेगी, तो उसका आइडेंटिटी पता करना, ये भी चेक करना कि कोई कोर्ट से आदेश तो नहीं आया, कहीं उस पर्सन ने जिसके नाम पे ये जो भी चीजें हैं, डिपॉजिट ये सब है या लॉकर है, तो कोई कोर्ट से कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं आया उस चीज को स्टॉप करने का, तो ये भी बैंकों को अच्छे से चेक करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आपका लोन्स एंड एडवांसेस। तो जैसा कि आपका सेक्शन 5 भी था, उसमें बोला था कि बैंक का जो मेन काम है वो है जनता से पैसे लेना फॉर लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो अब हम बात करेंगे लोन एंड एडवांसेस। अभी तक हमने डिपॉजिट, लॉकर, सेफ डिपॉजिट, सेफ कस्टडी, वो सारा कुछ पढ़ा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हमने यहाँ पे देखा। अब हम फ्रेंड्स बात कर लेंगे लोन एंड डिपॉजिट का। तो सेक्शन 21 में आरबीआई को पावर दी गई है कि वो क्या करेगा, किसका सेक्शन, जितने भी सेक्शन हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स वो सारे आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो सेक्शन 21 किसका, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का जो सेक्शन 21 है, वहां पे आरबीआई को पावर दी गई है कि वो बैंकों को डायरेक्शंस दे, किसको लेके, लोन को लेके डायरेक्शंस दे, ठीक है। टाइम टू टाइम जो भी बैंक लोन को लेके टर्म्स कंडीशन जो भी रखते हैं उसमें आरबीआई का कुछ ना कुछ रोल रहता है, मतलब आरबीआई के डायरेक्शंस को ध्यान में रख के ही बैंक ऐसा करते हैं, ठीक है। अलग अलग पॉलिसी जो है आरबीआई बैंकों के लिए लेके आता है, लोन को लेके, और उसको लेके डायरेक्शंस जारी करता है बैंक को, और बैंकों के ऊपर होता है कि उसको मानना ही होता है, बैंकों को बाइंड होता है, उनको मानना ही होता है। तो जो भी पॉलिसी यहाँ पे आरबीआई लेके आता है वो पब्लिक, जनता के हितों में होता है। जो डिपॉजिटर है, क्योंकि जो लोन पे पैसा जा रहा है वो किसका है, वो जनता का ही तो पैसा है ना, तो डिपॉजिटर्स के हित में होता है। और बैंकिंग की जो पॉलिसी है उसको भी ध्यान में रख के जो है आरबीआई डायरेक्शन जारी करता है। डायरेक्शन जो भी जारी कर रहा है आरबीआई, तो बैंकों को बाइंड होता है, मतलब बैंकों को मानना ही पड़ता है। किस किस मैटर में हो सकता है, तो कई सारे मैटर है जिसको लेके आरबीआई जो है डायरेक्शन जारी करता है कि पर्पस फॉर विच एडवांस मे और मे, तो कुछ ऐसे पर्पस है जिसके लिए आप लोन नहीं दे सकते, तो वो भी आरबीआई बताता है कि इस चीज के लिए आप लोन नहीं दे सकते या इस चीज के लिए आप लोन दे सकते हो, कितना मार्जिन रखना है, तो इसको लेके भी बैंक को डायरेक्शन देता है। कितना मैक्सिमम अमाउंट आप किसी एक कंपनी, किसी एक पर्सन या इंडिविजुअल को कितना मैक्सिमम अमाउंट का आप लोन दे सकते हो, तो इस चीज को लेके भी डायरेक्शंस जारी होती है। अगर कोई गारंटी देगा बैंक के द्वारा, बैंकिंग कंपनी के द्वारा, कितने अमाउंट की बैंक गारंटी दे सकता है, या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बैंक चार्ज कर सकता है, टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है, वो तो बैंकों के ऊपर ही होता है, बट मिनिमम या मैक्सिमम का कुछ रेंज जो है आरबीआई बताता है, जिसके थ्रू आरबीआई कंट्रोल करता है। फिर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब कुछ ऐसे एरियाज जहां पे बैंकों को बोला गया कि तुम यहाँ पे लोन नहीं दे सकते, ताकि स्पेकुलेटिंग होर्डिंग ना की जाए। यानी मतलब सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में आरबीआई बैंकों को इम्पोज करता है इस बात को लेके कि तुम्हें इस सेक्टर के लिए लोन नहीं देना। कोई कस्टमर बोल रहा है कि मुझे कॉटन लेना है, टेक्सटाइल लेना है, शुगर लेना है, फूड ग्रेन लेना, और इस पर्पस के लिए लोन देना, दे दीजिए, तो इस चीज के लिए बैंकों को आरबीआई मना करता है कि क्योंकि ये सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा। मतलब कुछ सेलेक्टिव एरिया पे आरबीआई कंट्रोल करना चाह रहा है बैंकों का क्रेडिट यानी लोन। वो इसलिए क्योंकि कस्टमर बैंक से लोन लेके इन चीजों को बहुत ज्यादा अपने पास इकट्ठा कर लेगा, और मार्केट में इसका, जब कोई चीज बहुत सारा लोग होर्डिंग करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो क्या होता है, मार्केट में वो चीज कम हो जाती है, उसकी सप्लाई कम होती है, इससे उसका प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, इन्फ्लेशन आ जाती है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखता है कि इन चीजों के प्राइस ना बढ़ जाए कस्टमर के लोन लेने से, क्योंकि बैंक से लोन लेके वो अगर इसकी होर्डिंग कर रहा है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कुछ कस्टमर पहले ऐसा करते भी थे, बैंक से लोन लेके इनकी होर्डिंग करते थे ताकि प्रॉफिट मैक्सिमेशन का फायदा, मतलब मार्केट में जब रेट महंगा होगा तब हम बेचेंगे, तो इस तरह से होर्डिंग होती थी। तो इसको रोकने के लिए आरबीआई सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की यूज करता है। इसमें आरबीआई बैंकों को इम्पोज करता है कि तुम इन इन सेक्टर्स को होर्डिंग पर्पस के लिए लोन नहीं दे सकते।
एक और बात है रिस्ट्रिक्शंस ऑन लोन एंड एडवांस। तो ये जो आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके सेक्शन 20 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है लोन एंड एडवांस के ऊपर आरबीआई ने लगाई हुई है। क्या रिस्ट्रिक्शंस है? नो बैंक कंपनी शेल ग्रांट लोन एंड एडवांस। तो बैंकों के खुद के शेयर है, मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या बैंक अपने खुद के शेयर को सिक्योरिटी मान के लोन दे सकता है? नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये जो रोक है ये आरबीआई ने ही डायरेक्शन के थ्रू लगाई है। इसका पर्पस है ये इसलिए है क्योंकि सिक्योरिटी बैंक की खुद की है, शेयर्स बैंक के खुद के, तो खुद के शेयर्स को आधार मान के खुद से लोन देना वो गलत होता है। वो बैंकों के जो शेयर है उसको डाइल्यूट करते हैं। तो इसी वजह से अगर कोई कस्टमर बैंक के शेयर लेके आ रहा है कि मुझे इसको सिक्योरिटी मान के लोन दे दो, तो ऐसा बैंक नहीं कर सकता है। या ऐसी कंपनी जिसमें फर्म्स इन विच एनी डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड एज ए पार्टनर, मैनेजर, एम्प्लॉय और गारंटर। यानी बैंक का कोई एम्प्लॉय मान लीजिए किसी कंपनी में डायरेक्टर है, ठीक है, बैंक का कोई पर्सन, वो जो है वो लोन नहीं दे सकते। या बैंक का डायरेक्टर, बैंक जो बैंक की कंपनी है, बैंक के जो डायरेक्टर्स है वो किसी कंपनी में उनका कोई इंटरेस्ट है या पार्टनरशिप है, मान लीजिए बैंक के डायरेक्टर्स किसी कंपनी के पार्टनर्स है, मैनेजर्स है, ठीक है, या कोई गारंटर है किसी कंपनी के, तो उस कंपनी को बैंक लोन नहीं दे सकती। ये इसीलिए क्योंकि अगर बैंक के डायरेक्टर अपनी कंपनी को सपोर्ट करेंगे ना, तो वो गलत भी होगा, पैसा वापस नहीं आएगा तब भी लोन दे सकता है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर रोक लगाएगी कि ऐसी कंपनी जिसमें बैंक के डायरेक्टर्स का कोई इंटरेस्ट होगा, या मान लीजिए उनकी कोई पार्टनरशिप होगी, कुछ इंटरेस्ट होगा, तो उस तरह की पार्टनरशिप फॉर्म में बैंक लोन नहीं दे सकता। अगर लोन देना है तो आरबीआई से पहले से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही ऐसा कर सकते हैं। या कंपनी के बैंक के डायरेक्टर या उनके कोई रिलेटिव है मान लीजिए, उस केस में भी जो है बैंक उस कंपनी को लोन नहीं दे सकता जहां पर डायरेक्टर है उसके क्लोज रिलेटिव की कोई मेंबरशिप होगी या कोई बेनिफिट होगा, तो उस तरह की कंपनी में बैंक लोन नहीं दे सकता। ठीक है। देखिए वही लाइन यहाँ पे भी लिखी गई है कि सेक्शन 20A में बोला है कि अगर कोई बैंक चाहता है कि इसके डायरेक्टर लोन दे, अगर बैंक चाहता है कि कोई लोन दिया जाए, तो उसमें आरबीआई का पहले से अप्रूवल लेना पड़ेगा। किस टाइप के लोन में अप्रूवल लेना पड़ेगा? पहले से ऐसी कंपनी जिसमें डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, मतलब डायरेक्टर किसी कंपनी के पार्टनरशिप फॉर्म है, वो बैंक के डायरेक्टर है, तो उस तरह की कंपनी में लोन देने से पहले आरबीआई से पूछना पड़ेगा। या ऐसी कंपनी जिसमें डायरेक्टर एक पार्टनर्स है, तो वहां पे अगर बैंक गारंटी भी दे रहा है, अगर वो जो डायरेक्टर अगर गारंटी भी दे रहा है बैंक, उस केस में भी वो जो है अलाउ नहीं होगा। यानी चाहे आप गारंटर हो या आप उसके पार्टनर हो, हर केस में पहले आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये जो है लोन या गारंटी ये सब चीजें दे सकते हैं। ठीक है, तो यही इसमें बोला गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट हेडिंग है रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। सो आरबीआई पहले तो बैंकों को पूरा रेगुलेट करता था, सारा इंटरेस्ट रेट, सेविंग में, डिपॉजिट में, सब कुछ पहले आरबीआई ही देखता था, बट बाद में जो है इसको डीरेगुलेट किया गया। ठीक है। पहले पूरे आरबीआई का ही कंट्रोल होता था, सारे की सारे डायरेक्शन आरबीआई देता था टाइम टू टाइम कि कितना इंटरेस्ट रेट लगाना है किस किस टाइप के डिपॉजिटर पे। ठीक है, आरबीआई ने बोला था कि करंट अकाउंट वालों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना, तो ये डायरेक्शन भी आरबीआई ने दिया है। और जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसी के तहत ये सारा कुछ आरबीआई ने किया, बट बाद में जो है आरबीआई ने इस चीज को हटाया, और अब से जो है आज़ादी बैंकों के ऊपर है कि वो चाहे तो अपनी आज़ादी से कुछ अगर इंटरेस्ट रेट चेंज करके देना चाहे तो दे सकते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो अभी आरबीआई ने क्या किया, रिफॉर्म्स किया और जो इंटरेस्ट रेट है उसको डीरेगुलेट किया। रेगुलेट का मतलब होता है आरबीआई उसको पूरा कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। डीरेगुलेट का मतलब आरबीआई ने जो बैंकों को आजादी दे दी कि अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। अगर हम अभी की बात करें तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनकी आजादी है कि वो चाहे तो डिफरेंशियल रेट, डिफरेंशियल मतलब कुछ ज्यादा या कम, अपने लोन में जैसे 2 करोड़ या उससे ऊपर के कोई डिपॉजिट आया, सिंगल कस्टमर ने 2 करोड़ से ऊपर का डिपॉजिट दिया, तो उस केस में जो है बैंक डिफरेंशियल रेट लगा सकता है। कई बार कस्टमर बोलता है ना कि मैं इतना सारा डिपॉजिट दूंगा, मुझे कुछ अच्छा इंटरेस्ट रेट ऑफर करो डिपॉजिट में, तो डिफरेंशियल रेट का पावर बैंक को आरबीआई ने दे दिया है। ऐसी जो आरआरबी बैंक है उनके ऊपर पावर है कि वो डिफरेंशियल रेट दे सकते हैं अगर डिपॉजिट 15 करोड़ या इससे ऊपर तक का रहेगा। तो ये सारी चीजें किस लिए, ये इसीलिए ताकि बैंकों को और अच्छे से वो अपने कस्टमर को बेटर वे में सर्व कर सके। तो बैंकों के केस में अगर 2 करोड़ या उससे ऊपर का सिंगल कस्टमर डिपॉजिट ले रहा है तो उसमें बैंक डिफरेंशियल रेट ऑफर कर सकता है। आरआरबी के केस में फ्रेंड्स अगर 15 करोड़ या उससे ऊपर का कोई डिपॉजिट आ रहा है तो बैंक जो है डिफरेंशियल रेट ऑफर कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये मास्टर सर्कुलर दिया हुआ है, तो वो ज्यादा आपको नहीं करना। फिर आपका 2003 में बीपीएलआर, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट का सिस्टम 2003 में जो है इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो इसमें इसका पर्पस था कि इससे पहले जब आरबीआई ने बैंकों को पावर दे दी तो बैंक अपने हिसाब से कुछ भी डिफरेंशियल रेट लगा रहे थे। तो पहले बैंकों को पूरी आजादी दी गई थी, तो बैंक
उस हिसाब से काम नहीं कर रहे थे जिस हिसाब से आरबीआई चाह रहा था, तो ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर नहीं आ पा रही थी। तो ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट का सिस्टम 2003 में इंट्रोड्यूस किया था। तो ये फर्स्ट टाइम था 2003 में जब बीपीएलआर को आरबीआई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, दिस वॉज मेनली बिकॉज अंडर द बीपीएलआर सिस्टम बैंक कुड लैंड बिलो बीपीएलआर फॉर द सेम रीजन इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेस द ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसी। तो इसमें क्या था कि जो बीपीएलआर जब लाया गया था, बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट में मतलब एक बेंचमार्क सेट किया था कि इसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट को रखना है। ठीक है, बट ये भी उतना हेल्पफुल नहीं हो पाया था, तो इसलिए बेंचमार्क को हटा के बेस रेट लाया गया था। सो बीपीएलआर सिस्टम को हटा के रिप्लेस करके जो है 2010 में, 2003 में बीपीएलआर आया था तो 6-7 साल तक ये चला। फिर 2010 1 जुलाई 2010 से बीपीएलआर को हटा दिया गया, फिर बेस रेट का सिस्टम आया। ठीक है, तो बेस रेट में और भी कई सारी चीजों को ऐड किया था। जो भी आप लैंडिंग रेट लगाते हैं तो उसमें कई सारी चीजों को बेस रेट में ऐड किया गया था। सो बेस रेट क्या बताता है फ्रेंड्स, ये एक तरह से बेस रेट भी एक टाइप के बेंचमार्क का ही काम करता है। ठीक है, बेस बैंक में चूज एनी बेंचमार्क टू अराइव एट बेस रेट फॉर। तो बेस रेट के लिए बैंक कोई भी बेंचमार्क चूज कर सकता था। बेस रेट मतलब किस रेट को, मतलब बेस मतलब ये आधार दे रहा है कि इसके हिसाब से बैंक अपनी lending rate या interest rate डिसाइड कर सकता है। बेस रेट शायद इंक्लूड ऑल दोज एलिमेंट ऑफ lending rates दैट आर कॉमन अक्रॉस ऑल, जो हर कैटेगरी के बोरोवर में कॉमन है, उन चीजों को ध्यान में रख के बेस रेट बनाया था। तो बेस आपको लग रहा होगा आधार रेट, कि कम से कम इतना रेट तो बैंक लगाएगा, इससे ऊपर अपने हिसाब से बैंक एडजस्ट कर सकता था। फिर आपका बेस रेट भी आपका चेंज हो गया। तो सबसे पहले आपका आया था बीपीएलआर बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट, फिर उसके बाद आया आपका बेस रेट। फिर बेस रेट को भी हटा के 2016 में आपका आया था एमसीएलआर। ठीक है, सो बेस रेट ने को रिप्लेस कर दिया गया एमसीएलआर के द्वारा 2016 में। एमसीएलआर क्या था, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। तो बेस रेट को हटा के या रिप्लेस करके एमसीएलआर को लेके आए थे। 2016 से ये शुरू होने लगा था, 1 अप्रैल 2016 से। बेस रेट 31 मार्च 2016 तक था। जस्ट नेक्स्ट डे 1 अप्रैल 2016 से एमसीएलआर को यूज में लाया जाने लगा। द बैंक कैन नॉट ग्रांट एनी लोन बिलो दैट रेट एक्सेप्ट इन द सर्टेन। तो एमसीएलआर का रेट लगा के बैंकों को आरबीआई ने बोला कि इससे नीचे, एमसीएलआर से नीचे आप कुछ भी नहीं लगा सकते। अगर कोई फ्लोटिंग रेट बैंक को लगाना है तो होगा एमसीएलआर प्लस बैंकों का जो मार्जिन है, स्प्रेड जो है। ठीक है, तो इससे नीचे रेट बैंक नहीं लगा सकते, इससे सस्ता इंटरेस्ट रेट ऑफर नहीं कर सकते। तो उस पर्पज के लिए एमसीएलआर रेट को लाए गए थे। सो एमसीएलआर भी एक बेंचमार्क का ही काम करता है। बेंचमार्क मतलब जिसको एक स्टैंडर्ड मान के आप डिसाइड करोगे। बेंचमार्क मतलब जैसे मार्केट का कुछ बेंचमार्क चल रहा है, मान लीजिए मार्केट में इतना चल रहा है। अब कोई कपड़े की दुकान खोल रहा है तो बोलता है कि मार्केट में रेट क्या चल रहे हैं, रेट चल रहे हैं एवरेज 500, तो आप अपना 500 में 200 जोड़ के 700 के आसपास का रेट लगाएंगे। तो बेंचमार्क मतलब एक स्टैंडर्ड जिसको देख के लोग अपना स्टैंडर्ड सेट करें, अपने रेट सेट करें। तो बेंचमार्क के तौर पे एमसीएलआर को डिसाइड किया जाने लगा। और आरबीआई ने जब एमसीएलआर इंट्रोड्यूस किया तो बोला इससे नीचे तो आपको नहीं लगाना, इससे ऊपर आप अपना मार्जिन प्रॉफिट जोड़ के इससे ऊपर आप अपना इंटरेस्ट रेट लगा सकते हैं। तो ये एक बेंचमार्क के तौर पे लॉन्च किया गया था। एमसीएलआर में क्या क्या चीजें आती है, एक तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। जो भी कॉस्ट ऑफ फंड आ रही है उसका मार्जिनल वैल्यू यहाँ पे ली गई है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड का मतलब होगा कि बैंक जो पैसा लोन के तौर पे दे रहे हैं तो बैंकों को खुद कितना पड़ रहा है, कॉस्ट ऑफ फंड बोरोइंग बैंकों को खुद कितनी आ रही है। तो एक कंपोनेंट ये हो गया इसका कॉस्ट ऑफ फंड। फिर नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर। तो बैंक क्या करते हैं, जो भी जनता का पैसा होता है उसका सीआरआर आरबीआई के पास रखवाते हैं। ठीक है, तो सीआरआर का कंपोनेंट भी इसमें देखा गया था। ऑपरेटिंग कॉस्ट, अब बैंक जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तो उसमें बैंकों को खुद भी तो खर्चा आ रहा होगा ना। ऑपरेटिंग जो भी खर्चा आ रहा है उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया। टेन्योर प्रीमियम, टेन्योर के हिसाब से भी ये था, लॉन्ग टेन्योर के लिए अलग इंटरेस्ट रेट था, सस्ते के लिए अलग था। तो ये चारों कंपोनेंट को मिला के आपका एमसीएलआर बनाया था। क्योंकि एमसीएलआर आपका टेन्योर मतलब टाइमिंग के हिसाब से लिंक है, तो अलग अलग टाइप के एमसीएलआर बनाए गए थे। ओवरनाइट एमसीएलआर अलग है, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 1 ईयर। तो 4-5 कैटेगरी में आपके अलग अलग एमसीएलआर को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक आपका एमसीएलआर और बेस रेट का सिस्टम बताया, क्योंकि बेस रेट के बाद ही आपका एमसीएलआर आया। तो एमसीएलआर क्या बताता है, एमसीएलआर आपकी कॉस्ट जो आपको फंड, क्योंकि जो पैसा आप लोन के लिए दे रहा है बैंक, वो कहीं से तो बैंक के पास आया होगा ना। तो ये बताता है कि बैंक को कॉस्ट ऑफ फंड खुद कितनी आई है। एमसीएलआर इज कैलकुलेट बाय, तो इसमें टेन्योर को भी ध्यान देता है। एमसीएलआर जो है टेन्योर को भी स्पेसिफिक करता है। इसलिए देखिए, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स अलग अलग टेन्योर का अलग अलग है, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ एमसीएलआर 3, तो ये टेन्योर के हिसाब से भी कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन बेस रेट में ऐसा टेनर का कोई सिस्टम नहीं, वहाँ पे प्रॉफिट को ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। और
एमसीएलआर जब होता है तो वो रेपो रेट, जो आरबीआई का रेपो रेट है उसको भी कंसिडर करता है, बट जो बेस रेट है उसमें रेपो रेट नहीं होता। रेपो रेट किसको बोला जाता है फ्रेंड्स? जब बैंकों को कोई लोन चाहिए होता है तो आरबीआई से वो लोन लेता है, तो आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है उसको बोला जाता है रेपो रेट। तो एमसीएलआर में रेपो रेट को भी नोटिस किया गया था, लेकिन आपके बेस रेट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। एमसीएलआर में और कई सारी चीजें थी, जैसे सीआरआर के कॉम्पोनेंट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, रेपो रेट, डिपॉजिट में बैंक को खुद कितना खर्चा है, इन सभी को ध्यान में रख के एमसीएलआर रेट बनाया था। लेकिन बेस रेट में सिर्फ ऑपरेटिंग का खर्चा कितना आया और आपका सीआरआर का कितना था, बस इन्हीं चीजों पे जो फोकस किया गया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट है फ्रेंड्स ईबीएलआर, यानी एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स। यहाँ से इसको हम लोग पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि अभी आपके कुछ 27 पेज में ये चैप्टर है ना, 27 पेज में है, तो उसको करने के लिए कम से कम 2 या 3 पार्ट तो लगेंगे। सो आधे घंटे का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है फ्रेंड्स, तो आगे का ना हम पार्ट 2 या पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। तो शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं किस किस में से क्वेश्चन बन सकता है, बस उसी को हम लोग रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि चैप्टर में क्या है कि क्वेश्चंस बनने के लिए कोई टॉपिक ऐसा होना चाहिए ना, तो कौन कौन सा टॉपिक है? एक तो पहले जो है आपका ये जो चैप्टर है इसमें अपने बैंकिंग रेगुलेशन के अलग अलग एक्ट को देखा। फिर यहाँ पे बोला है कि आरबीआई को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में पावर दी गई कि सेक्शन 21 और 35A के तहत जो बैंक के लोन है, एडवांसेस है, उसके तहत वो डायरेक्शंस आरबीआई बैंकों को देगा और बैंकों को मानना पड़ता है। जो डायरेक्शंस होती है बैंकों के ऊपर बाइंडिंग होती है, और आरबीआई जो है बैंकों को इस चीज को लेकर भी डायरेक्शन दे सकता है कि तुम्हें इस टाइप की ट्रांजेक्शन में पैसा नहीं लगाना, इस टाइप की ट्रांजेक्शन को रोकना है, तो उसके लिए भी आरबीआई प्रोहिबिट कर सकता है। फिर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, जो सेक्शन 5 भी है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो वहां पे डिफाइन किया गया बैंकिंग की वो जनता से डिपॉजिट ले सकता है फॉर लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसमें अभी डिपॉजिट की बात करते हैं, तो डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, किसी भी टाइप का डिपॉजिट बैंक जो है कस्टमर से एक्सेप्ट कर सकता है। फिर यहाँ पे आगे बोला है कि जो भी जनता का पैसा डिपॉजिट होता है बैंक के, उसके ऊपर डीआईसीजीसी यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का गारंटी होता है, जिसमें 5 लाख तक का क्लेम दिया जाएगा विद इन 90 डेज। अगर कोई कंपनी को आरबीआई ने मोरेटोरियम इम्पोज किया है तो उसके 90 डेज के अंदर डीआईसीजीसी बैंक को कस्टमर को 5 लाख तक का क्लेम देगी। तो एक क्वेश्चन इसी में से बन सकता है आपका। रिटर्न ऑन अनक्लेम डिपॉजिट, इसमें से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कितने साल का जो डिपॉजिट है उसको अनक्लेम बोला जाएगा? 10 साल तक का, 10 years एंड अबव। कितने टाइम में बैंकों को रिटर्न आरबीआई को फाइल करनी होती है? विद इन 30 डेज। कितने टाइम में वो पैसा बैंकों को ट्रांसफर करना होता है? 10 साल पूरा होने के विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, इसको लेके क्वेश्चन बन सकता है। फिर डेफ में कौन कौन सा पैसा, मतलब जो 10 साल से ऊपर का अनक्लेम डिपॉजिट, उसमें कौन कौन सा पैसा हो सकता है? सेविंग बैंक, एफडी, आरडी, करंट अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट, या कोई प्रीपेड का पैसा बच गया, नेफ्ट का पैसा आगे बच गया, या लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए कोई मार्जिन था, तो ये सारा ही पैसा जो है अगर अनक्लेम हुआ विद इन 10 years, तो 10 साल के बाद वो पैसा आरबीआई के डेफ अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर आगे था आपका नॉमिनेशन। सो 45 जेड के तहत बैंकों को ये डायरेक्शन दी गई आरबीआई ने कि जो भी जनता की जो डिपॉजिट है, तो उसके लिए बैंकों को नॉमिनी को हायर करना है। तो नॉमिनी का क्या हक होगा कि कस्टमर की डेथ के बाद वो पैसा जो है नॉमिनी को दे दिया जाएगा। फिर 45 जेड सी और जेडी के तहत सेफ कस्टडी और लॉकर के लिए भी नॉमिनी को बैंक को हायर करना है। तो जैसे ही कस्टमर का डेथ होगा, सो लॉकर या सेफ कस्टडी जो है नॉमिनी को दे दी जाएगी। और यहाँ पे नीचे कुछ लाइंस लिखी थी कि बैंक पहले वेरीफाई करेगा कि सच में कस्टमर का डेथ हुआ नहीं हुआ, उसके लिए प्रॉपर वो डेथ सर्टिफिकेट चेक करेगा। कस्टमर को वेरीफाई करेगा, जो खुद को बोल रहा है कि मैं नॉमिनी हूँ या मैं सर्वाइवर हूँ, तो उसको वो आईडी प्रूफ के साथ प्रॉपर बैंकों को ध्यान रखना चाहिए कि उसकी आइडेंटिटी जो है कंफर्म की जाए। लोन एंड एडवांस। फिर 5B में बैंक को बोला था कि जो बैंक क्या कर सकता है, जनता से लोन ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है लोन। तो लोन को लेके था, पहला था कि सेक्शन 21 में आरबीआई को पावर दी गई कि बैंक को लोन के रिगार्डिंग डायरेक्शन जारी करे। ठीक है, कौन कौन से डायरेक्शन? जो पब्लिक के हित में हो, डिपॉजिटर के हित में हो, और बैंकिंग पॉलिसी के फायदे के लिए, तो वो सारी चीजें जो है आरबीआई जारी कर सकता है। फिर आरबीआई बैंकों को डायरेक्शन दे सकता है कि किस किस पर्पस के लिए लोन दे या किस पर्पस के लिए लोन ना दे, कितना बैंक मार्जिन रख सकता है, तो ये बात भी आरबीआई बैंक को बताएगा। कितने अमाउंट तक का लोन बैंक एक सिंगल कंपनी या सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल फर्म या सिंगल एसोसिएशन ऑफ पर्सन को दे सकता है, कितना अमाउंट का गारंटी बैंक दे सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा सकता है, टर्म्स कंडीशन क्या क्या रख सकता है। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है फ्रेंड? सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के तहत आरबीआई बैंकों को इम्पोज करता है कि तुम मेजर्स करो कि इस सेक्टर को, मतलब बैंकों को प्रिवेंट किया जाएगा, रोका जाएगा कि तुम इन कमोडिटीज में या इन रॉ मटेरियल में पैसा या बैंक क्रेडिट नहीं दोगे, लोन नहीं दोगे। तो उसमें लिस्ट है प्रॉपर, ग्रेन, ऑयल्स, शुगर, जैगरी और कॉटन,
इन सब के लिए आप लोन नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये चीज़ बैंक सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के तहत करता है। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन लोन एंड एडवांसेस। तो जो सेक्शन 20 है बैंक का, उसमें आरबीआई ने बैंकों को डायरेक्शंस दिए कि तुम इस चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट हो, मतलब इस टाइप के लोन नहीं दे सकते। तो उसमें एक डायरेक्टर को लेके कि ऐसी कंपनी जिसमें डायरेक्टर का कोई इंटरेस्ट है, मान लीजिए कोई कंपनी है और उसमें जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर का कोई रिलेटिव है, उसकी वाइफ उस कंपनी में मैनेजर है, या उस तरह की कंपनी में बैंक, मतलब ऐसा मान लीजिए बैंक है कोई एचडीएफसी, उसका डायरेक्टर ऐसी कंपनी में लोन नहीं दे सकता जिस कंपनी में उसका खुद का इंटरेस्ट हो, उसके रिलेटिव का कोई इंटरेस्ट हो, क्लोज रिलेटिव का, ये इसमें बोला गया। अगर देना है लोन, बहुत इमरजेंसी है, तो उस केस में आरबीआई का पहले से अप्रूवल लेना पड़ेगा। लोन देना है, कोई गारंटी, जैसे ये होता है ना लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, अगर ये सब भी देना है तो भी आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो मेन खास बात ये है कि बैंक के डायरेक्टर, अगर उसका किसी कंपनी में इंटरेस्ट है, उसके रिलेटिव का भी किसी कंपनी में इंटरेस्ट है, तो ना वो लोन दे सकते, ना कोई गारंटी दे सकते, जैसे एलसी बीजी ये भी नहीं दे सकते बिना आरबीआई से पूछे। आरबीआई से पूछ के चलेगा, बट बिना पूछे नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसमें बोला गया। फिर रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट की बात की गई है। तो पहले क्या था, आरबीआई सब इंटरेस्ट रेट रेगुलेट करता था, फिर बाद में उसको चेंज कर दिया था। तो अभी जो है बैंकों के ऊपर है कि 2 करोड़ या उससे ऊपर का कोई भी लोन है, बैंक डिफरेंशियल रेट उसको दे सकता है। ऐसे आरआरबी में 15 लाख या उससे ऊपर का कोई लोन है, तो जो आरआरबी वो डिफरेंशियल, मतलब थोड़ा हाई इंटरेस्ट रेट देना चाहे वो दे सकते हैं। फिर इंटरेस्ट रेट का सिस्टम बताया। सबसे पहले बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट स्टार्टिंग में 2003 में आया था, तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको लाने का पर्पज था कि इंटरेस्ट रेट में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, ठीक है। तो इसको बेंचमार्क के तौर पर यूज किया जाता था। फिर इसको हटा के बेस रेट लाए 2010 में। फिर बेस रेट ने भी अच्छे से काम नहीं किया, तो उसको हटा के 2016 में एमसीएलआर लाए। फिर एमसीएलआर में क्या क्या कंपोनेंट्स है, एमसीएलआर के कंपोनेंट्स है आपके कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग, मतलब कितना बैंकों को खुद कितना कॉस्ट पड़ रहा है। फिर सीआरआर का भी फैक्टर कि सीआरआर कितना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, और बैंकों का टेन्योर भी जो है इसमें एमसीएलआर में देखा जाता था। क्योंकि टेन्योर के हिसाब से था, तो इसीलिए 1 डे 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ ऐसे अलग अलग एमसीएलआर लाए थे। फिर यहाँ हमने देखा था कि बेस रेट ने अच्छे से काम नहीं किया, एमसीएलआर आया। तो डिफरेंस क्या था बेस और एमसीएलआर में, तो वो डिफरेंस भी बताया फ्रेंड्स नीचे, कि जो एमसीएलआर है उसमें जो जो भी आपका फंड है उसकी करंट कॉस्ट देखते हैं, लेकिन बेस रेट में एवरेज कॉस्ट देखते थे कि एवरेज कितना खर्चा आया। कॉस्ट ऑफ फंड का मतलब जो पैसा आप लोन के लिए दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं से तो डिपॉजिट के तौर पे आए ना, जैसे एफडी है, आरडी है, तो उसमें आप कितना पे कर रहे हो, एफडी में 8 7, तो उसको ध्यान में रख के आप लोन का इंटरेस्ट रेट डिसाइड करोगे। एमसेलर में भी इस चीज को ध्यान दिया जाता था। आपका लोन का टेन्योर कितना है वो भी इसमें देखा जाता था, लेकिन आपका जो बेस रेट है वहां पे टेन्योर नहीं, सिर्फ रिटर्न या प्रॉफिट मार्जिन को देखा जाता था। एमसेलर में रेपो रेट को भी फोकस किया जाता था, सीआरआर को भी फोकस किया जाता था, लेकिन बेस रेट में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड एक्सपेंस नीडेड टू मेंटेन सीआरआर, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस और सीआरआर को देखा जाता था। लेकिन एमसीएलआर में ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग कॉस्ट, सीआरआर सभी पे फोकस किया जाता था। एमसीएलआर में रेपो रेट पे भी ध्यान दिया जाता था, मतलब जैसे आरबीआई किस रेट पे बैंक को लोन दे रहा है उसको बोलते हैं रेपो रेट। तो जब आप एमसीएलआर बनाते थे तो रेपो रेट पे भी ध्यान दिया जाता था, लेकिन बेस रेट में रेपो रेट पे कोई ध्यान, मतलब बेस रेट का रेपो रेट से कोई लेना देना नहीं था, वो बढ़े या घटे बेस रेट अपना अलग तरह से जो है डिसाइड किया जाता था। सो ये डिफरेंस आपका इसमें हो गया। सो फ्रेंड्स पार्ट 2 में हम लोग EBLR यानी एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट से स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ पे आपका हो गया कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।